हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम -25 to 3x + y + 11 = 0। स्टूडेंट्स, बहुत आसान सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। आसान और इम्पॉर्टेंट दोनों। हमने इसमें जो है वो देखना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, ये कहता है आप कोऑर्डिनेट्स निकालें किसके, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, जो कि -25 से आ रहा है, पास हो रहा है, और किस लाइन पे जा रहा है जिसकी इक्वेशन है 3x + y + 11 = 0। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं जो है वो एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, फर्ज करें ये है वो लाइन जिसकी इक्वेशन है 3x + y + 11 = 0। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x, बल्कि थोड़ा सा इस साइड के ऊपर वजह है ख़ास, 3x + y + 11 = 0। ये लाइन है और फर्ज करें ये इसकी इक्वेशन है। अब इसके ऊपर हमने क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर क्या होती है, वो लाइन जो कि दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये परपेंडिकुलर आ गया, थोड़ा टेढ़ा है बट आप समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें कोई ड्राइंग वगैरह जो है वो एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आ गया परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है -2,5 से। और हमें क्या निकालना है, इस परपेंडिकुलर का जो फुट है, जो पाँव है, इस पाँव के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं x y। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका परपेंडिकुलर है जो कि टकरा रहा है किससे, इस लाइन से जिसकी इक्वेशन है 3x + y + 11 = 0। हमें इस परपेंडिकुलर के फुट के, लिखा हुआ है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरा फुट कहाँ पर है, ज़मीन के ऊपर है या उस जगह पर है जहाँ से ये टकरा रहा है। तो जहाँ से ये इस लाइन से टकरा रहा है आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम इसका नाम रख देते हैं, लेट सपोज ये पॉइंट P है और ये लेट सपोज ये पॉइंट Q है। तो अब हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं। गिवन लाइन हमारे पास क्या है, गिवन लाइन जो हमें दी हुई है वो दी है 3x + y + 11 = 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने इस परपेंडिकुलर की लाइन निकालते हैं। तो द लाइन रिप्रेजेंट, वर्डिंग कोई सी भी हो सकती है, रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर PQ। अब हम इस PQ की लाइन निकालते हैं। तो स्टूडेंट, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन आपको दी हुई है और आपको दूसरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, आप y के कोफिशिएंट के साथ x के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट के साथ y का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम लगा देते हैं x के साथ। ये लगा दिया x के साथ। और x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, इसके साथ हम करेंगे, इसकी साइन को अपोजिट करेंगे। 3 का अपोजिट क्या होता है, -3, तो इसको हम लगा देंगे इसके साथ, और इसके साथ हम लिख देंगे c। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर ही हमने किया था कि अगर हमें एक लाइन पता है और हमें उस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि उस लाइन का जो y का कोफिशिएंट है उसको x के साथ लगा देते हैं, और उस लाइन का जो x का कोफिशिएंट है उसकी साइन को उल्टा करके y के साथ लगा देते हैं, और +c कोई कांस्टेंट डाल देते हैं। तो ये हमारे पास PQ की इक्वेशन आ गई। अब देखिए, एज line
पी क्यू passes through minus t comma 5, it must satisfy the line। क्या लिखा है? क्योंकि अब हमें पी क्यू की इक्वेशन पता लग गई, क्या है? x माइनस 3y प्लस सी इज इक्वस टू 0। अब ये लाइन पी क्यू किस पॉइंट से पास हो रही है? -2,5 से। तो ये पॉइंट इस लाइन को या ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि इस लाइन में x की जगह पर पहली वैल्यू जो कि -2 है, -3, इस लाइन में y की जगह पर 5 लगा दीजिए, दूसरी वैल्यू जो है c -2 -3 5 15 प्लस c इज इक्वस टू 0। -15 और -2 होते हैं -17, और वो -17 जब वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा +17। अब इस c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 17 बराबर है 0। दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू। इसका नाम आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और अब आप दूसरी लाइन जो आपके पास है 3x प्लस y, ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि ये लाइन पी क्यू और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए देखें, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा काम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। देखिए 3 इंटू एक्स, इसको मिटा देते हैं। 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 ज़ा 9y, 3 17 ज़ा 51 इज इक्वल टू 0। और वो लिखा हुआ है 3x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -9 और -1 कितना होता है? -10y। और 51 में से 11 गया तो ये हो जाएगा +40 इज इक्वल टू 0। तो -10y इज इक्वल टू -40 एंड y इज इक्वल टू -10, 4 ज़ा माइनस माइनस से कट गया, 10 4 ज़ा 40, ये आपके पास 4 आ गया। अब इस जो आपके पास y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में या 2 में आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है? x माइनस 3 इंटू वाई। वाई आपके पास क्या है? 4 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। सो x 3 4 ज़ा 12 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। सो x 17 माइनस 12 कितना होता है? +5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा -5। तो आपके पास x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आ रहा है? -5। और ये क्या चीज़ है कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है आपको? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो जो सवाल था कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसका आंसर आपका आ गया। हैंस, यहाँ लिखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आर। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? -5 और y की वैल्यू क्या आई है? 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं इस आंसर को बुक में चेक करता हूँ कि बुक में इसका आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 3.1 का ये था क्वेश्चन नंबर 11। -5,4 और हमारा क्या आ रहा है? -5,4, 100% करेक्ट आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कई दफ़ा एग्जाम में आया, खाली वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वही होगा। बट कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है।
लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 12. Prove that, question number 12, prove that the lines a1 minus a2 multiply by x plus b1 minus b2 multiply by y plus c1 minus c2 is equals to 0. a2 minus a3 into x, b2 minus b3 into y, c2 minus c3 is equals to 0. a3 minus a1 x, b3 minus b1 y, c3 minus c1 is equals to 0 are concurrent और पैरेलल. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर हम आए बाएं शाएं करेंगे. आए बाएं शाएं का मतलब है हम बिला वजह की थ्योरीज लगाएंगे. बट अगर एक दफ़ा क्वेश्चन सही से समझ में आ जाए तो 50% काम तो वैसे ही हो जाता है. सवाल क्या है, ये 3 लाइन्स हैं. एक है लाइन नंबर 1, एक है लाइन नंबर 2, एक है लाइन नंबर 3. हमें ये साबित करना है कि ये लाइन्स कंकरेंट हैं या पैरेलल हैं. तो स्टूडेंट्स, कंकरेंट या पैरेलल कैसे साबित करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी लाइन की कंकरेंसी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट के ऊपर मुश्तमिल कंसिस्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट्स को लेकर एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं. अगर उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि यस, हमारी लाइंस कंकरेंट हैं. तो अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि कैसे सॉल्व होगा सॉल्यूशन. सबसे पहले तो हम x के कोफिशिएंट ले लेते हैं, a1 माइनस a2. नीचे वाले में x के क्या हैं, a2 माइनस a3. उसके नीचे क्या है, a3 माइनस a1. अब y को ले लेते हैं, b1 माइनस b2, b2 माइनस b3 एंड b3 माइनस b1. अब हम कॉन्स्टेंट्स ले लेते हैं, c1 माइनस c2, c2 माइनस c3 और c3 माइनस c1. ये हमने बना लिया एक डिटर्मिनेंट. अब अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे लाइंस कंकरेंट है, वरना लाइंस कंकरेंट नहीं है. तो कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के. अच्छा, अब डिटर्मिनेंट निकालना ये है असल बात. तो आपने जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ा है उसने उसमें चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ा होगा. तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के 2 तरीके होते हैं. एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़. तो अगर हम डायरेक्ट मेथड से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा. हो सकता है कि आंसर सही है और हो सकता है कि आंसर गलत आ जाए. बट अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी से निकाल लूँ तो मेरा आंसर 100% करेक्ट आएगा, अगर मुझे सही तरीके से प्रॉपर्टीज़ लगानी आती हैं. तो देखिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ. ये आपके पास है रो 1, R1 कह देते हैं. ये आपके पास है रो 2, इसको R2 कहते हैं. ये आपके पास है रो 3, इसको R3 कहते हैं. अगर मैं ऑपरेशन कर दूं इसका, इसको बोलते हैं रो ऑपरेशन. क्या लिख रहा हूं मैं, ऐड R3 प्लस R2 प्लस R2 इन R1, यानी कि R3 को
और R2 को ऐड करके R1 में ऐड कर दूं तो मेरा क्या आंसर आएगा। देखिए अब आपके पास R1 क्या है, A1 माइनस A2, पहला एलिमेंट A1 माइनस A2। इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, R3 और R2, तो प्लस A2 माइनस A3, ये R2 आ गया, प्लस A3 माइनस A1, काम खत्म। आगे चलते हैं, B1 माइनस B2, दूसरा वाला B1 माइनस B2 प्लस, बल्कि मेरे पास जगह कम पड़ेगी तो मैं थोड़ी सी स्पेस और बढ़ा लेता हूँ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपना काम, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको बोर्ड पे बहुत साफ़ सुथरा लिखा हुआ नज़र आए, वरना मसला ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं वही काम, A1 माइनस A2, इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं हम, A2 माइनस A3, इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, A3 माइनस A1। तो ये हमने इस साइड वाले ऐड कर लिए। अब हम थोड़ा सा गैप देते हैं, आगे क्या है, B1 माइनस B2, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं B2 माइनस B3, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं B3 माइनस B1। थोड़ा सा और आगे बढ़े, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C3 माइनस C1, ये हमारे पास आ गया। मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि जो मैंने लिखा है पूरा का पूरा, क्या ये 100% आ रहा है, यस। क्योंकि ज़रा सी चीज़ अगर आपको कैमरे में नज़र ना आए तो फिर बात बनती नहीं है, मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ नज़र आए, तो मैं इसको एक दफ़ा फिर रब कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। मैं इसको और पीछे से शुरू करना चाहता हूँ ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कैमरे में ना आए, वरना फिर मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा, आगे कैमरे से आउट हो गई चीज़, तो एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। बट सॉरी फॉर दिस, A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A3 माइनस A1। थोड़ी सी जगह छोड़ें, B1 माइनस B2 प्लस B2 माइनस B3 प्लस B3 माइनस B1। थोड़ी सी और जगह छोड़ें, C1 माइनस C2 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C3 माइनस C1। नाउ आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि अब कोई चीज़ कैमरे से आउट नहीं हुई। बाकी क्या बचा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दें, A2 माइनस A3, A3 माइनस A1। B के नीचे क्या बचा हुआ है, B2 माइनस B3, B3 माइनस B1। C के नीचे क्या बचा हुआ है, C2 माइनस C3, C3 माइनस C1। ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया पूरा का पूरा। ये लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट आ गया है। ये हमें क्या लाना है इसका आंसर, हमें इसका आंसर लेकर आना है 0। ये आपका डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा आ गया। अब गौर से देखें, जो हमने ऑपरेशन किया था R3 और R2 को ऐड करके हमने R1 में डाल दिया, तो ज़रा ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये A1 इस A1 से कट रहा है, ये A2 इस A2 से, ये A3 इस A3 से कट रहा है, तो कुछ भी नहीं बचा इस जगह पर। इसका मतलब है हमारे पास क्या बचा, 0। इसी तरह ये B1 से कट रहा है, B2 से, B3 से, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या हुआ, 0। इसी तरह ये C1 से, C2 से, C3 से कट रहा है, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 0। बाकी चीज़ें कहाँ बची, उनको एज इट इज़ लिख दें। ये देखिए, A3 माइनस A1, B2 माइनस B3, B3 माइनस B1, C2 माइनस C3, C3 माइनस C1। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो स्टूडेंट्स, अब आप याद करें एक प्रॉपर्टी
डिटर्मिनेंट की कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली ज़ीरो हो जाए तो उसका पूरे का जो डिटर्मिनेंट आता है वो ज़ीरो आता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एज वन रो इज ज़ीरो, hence the whole determinant is zero. This implies that the given three lines are concurrent। भाई हमें यही तो प्रूफ करना है कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो तीनों लाइंस क्या हैं, कंकरेंट हैं। डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आ रहा तो लाइंस कंकरेंट नहीं है। तो यही सवाल उसने किया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सॉरी फॉर दिस कि मैंने 2 दफ़ा लिखा इसको, बट आपको समझाना और बोर्ड बिल्कुल क्लियर नज़र आना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप काइंडली क्वेश्चन नंबर 11 की और क्वेश्चन नंबर 12 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके साथ साथ आप तमाम बच्चों से, तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है और उन टीचर्स से भी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें। प्रमोट आप कैसे करेंगे कि आप अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं आइए मेरी वीडियोस, और फिर वो आगे अपने दोस्तों को शेयर करवाएं एंड सो ऑन। जिस तरह इल्म बढ़ता जाएगा इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।